दिल्ली के कोरियप्पा ग्राउंड में एनसीसी के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करी, तो वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अपने दिनों की याद करते हुए संबोधित किया कि कहा कि जब वो भी एनसीसी में हुआ करते थे तो उनको भी काफी कुछ एनसीसी से सीखने को मिला। साथ ही पीएम मोदी ने बेटियों का जिक्र करते हुए कहा कि एनसीसी में अब लगातार हमारे देश की बेटियां हिस्सा ले रही हैं और जिस तरीके से बेटियों के योगदान की बात की जाए, एनसीसी में अब बेटियों के योगदान की अहम रोल है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र प्रिय ही देश की सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन हम ये भी आपको बता दें कि एनसीसी की यह रैली हर साल 28 जनवरी को आयोजित होती है और इस दिन एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का समापन समारोह होता है। तो वहीं इस समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह ने शिरकत करी और एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की आज 157वीं जयंती है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनकी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। उन्होंने लाहौर में शिक्षा ग्रहण की और साल 1884 में उनके पिता का तबादला रोहतक में हो गया था, जिसके बाद उन्होंने रोहतक में वकालत की। कुछ समय बाद उनके पिता का तबादला हिसार में हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हिसार में भी वकालत की थी। कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का भी खिताब दिया गया था और इसीलिए उन्हें आज याद किया जाता है। पदोन्नति में SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेवा शर्तें कम करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें अपने मुताबिक आरक्षण तो दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए सरकारों को क्वांटिफाइड डाटा जुटाना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि इस डाटा को जुटाने के लिए एक समय सीमा तय की जाएगी, जिसे केंद्र सरकार तय करेगा। साल 2002 में इसे लेकर एक संवैधानिक संशोधन किया गया था और साल 2006 में एल नागराजन और उसके बाद 2018 में जनरल सिंह ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। समय समय पर राज्य सरकारें भी इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखती रही हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। अखिलेश यादव की आज मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता थी। अखिलेश यादव को हालांकि दिल्ली में हेलीकॉप्टर न उड़ पाने के वजह से अखिलेश यादव ट्विटर पे बीजेपी पे हमला बोला। अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये भाजपा की हार की हताशा है, जिसके वजह से ये हमारा हेलीकॉप्टर रोका गया। साथ ही लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव की चुनावी उड़ानी नहीं उड़ पा रही है, तो ये हेलीकॉप्टर कहां से उड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सोशल मीडिया पे ये जो तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, ये जनता को किस तरह से लुभाती है। विधानसभा चुनाव 2022 को फतेह करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां लगातार प्रत्याशियों की सूची निकाल रही हैं। आज भाजपा ने 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें चर्चा का विषय रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सलम मणि को देवरिया से टिकट दिया गया है, तो वहीं सिद्धार्थनाथ को या फिर रमापति शास्त्री समेत कई मंत्रियों को दोबारा मौका दिया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 8 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और चर्चा का विषय है कि लखनऊ में पहले आप लगातार चल रहा था कि कौन प्रत्याशी सूची जारी करेगा। तो समाजवादी पार्टी ने मोहनलालगंज से और मलिहाबाद से सुशीला सरोज को टिकट दिया है। तो बीएसपी भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर कहीं न कहीं सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा और राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। जहां आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जालंधर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम उम्मीदवार को लेकर साफ कर दिया है कि पंजाब में कार्यकर्ताओं के राय के बाद ही कांग्रेस सीएम के चेहरे के साथ उतरेंगी। राहुल ने एक वर्चुअल रैली में कहा कि सिद्धू और चन्नी दोनों ने उनसे सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। राहुल ने कहा कि पंजाब में जो व्यक्ति नेतृत्व करेगा, दूसरा व्यक्ति पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा।
राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो वे कार्यकर्ताओं से राय लेकर सीएम के चेहरे का फैसला करेंगे और जो भी सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा। हरियाणा के 2 नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में आयोजित हुए शपथ समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड आईएएस ज्योति अरोड़ा और वकील पंकज मेहता को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। दोनों ही सूचना आयुक्तों को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवा दी गई है। शपथ समारोह में हरियाणा के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक, कमलेश ढांडा भी मौजूद रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आज हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, अभ्यर्थी 5 बजे शाम को बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर दलबीर सिंह ने कुछ ही देर पहले प्रेस वार्ता करके इस मामले की जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि जो लेवल 1 की परीक्षा है उसके अंदर 13.7% जो है रिजल्ट रहा है, जबकि लेवल 2 की परीक्षा में 4.30 और लेवल 3 में 14.52% यह रिजल्ट रहा है। हालांकि जो महिला अभ्यर्थी थी उन्होंने इस पर बाजी मारी है। हरियाणा के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता करनाल पहुंचे। करनाल में लाला लाजपत राय की जयंती के कार्यक्रम में की शिरकत। वहीं जब उनसे पूछा गया कि नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव है उसमें देरी, और उनका कहना था कि जल्दी ही नगर निगम के नगर पालिका के चुनाव होंगे। और उसके साथ अगर बात करें तो बीजेपी हर नगर पालिका पर अपनी कब्जा करेगी। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो उनका कहना था कि सफाई व्यवस्था को लेकर हरियाणा भर में जो सफाई व्यवस्था है इसको लेकर हम मध्य प्रदेश का जो इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है पूरे इंडिया में उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी मॉडल को हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। और इसके साथ अगर बात की जाए तो प्रति व्यक्ति जो पानी की बात है 135 लीटर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी जो लाला लाजपत राय की जयंती मना रही है, जहां सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही है, उसको लेकर उनका कहना था कि बीजेपी शहीदों की एक पार्टी है, वीर सपूतों की पार्टी, इसलिए हम लगातार उन शहीदों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल भी सवाल भी काफी उनको जवाब दिए। भाजपा की पूर्व मंत्री कविता जैन लाला लाजपत राय की जयंती के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। देश की आजादी में शहीद हुए लाखों लोगों के इतिहास को छुपाने का काम किया है। यही नहीं, कविता जैन ने कहा कि लाला लाजपत राय ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया था। यही नहीं, देश की आजादी के लिए लाखों लोग शहीद हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी शहादत को छुपाने का प्रयास किया है। यही नहीं, एक विराट भारत को आजादी के बाद टुकड़ों में जनता को दिया गया। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय ने देश के लिए गौरव और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कि हमें भी यह लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं कहा कि हरियाणा सरकार देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के काम कर रही है। और 26 जनवरी को जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा को लेकर संबोधन दिया था, जिसमें साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि 9वीं से 11वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की ओर से लैपटॉप व टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोर्स हरियाणा सरकार शुरू कर रही है जिसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में आज महर्षि सुश्रुत की मूर्ति का हुआ अनावरण। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलकर इस मूर्ति का अनावरण किया। वहीं विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने इस मौके पर कहा कि सिविल अस्पताल के चौराहे पर इस मूर्ति का लगना बेहद ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और इनकी चिकित्सा पद्धति से आज भी लोग इलाज कर रहे हैं और जो आज का मेडिकल स्टाफ है वो इससे प्रेरणा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको स्मरण करते हुए जो ये निर्णय लिया गया और जो यहाँ पर अनावरण किया गया, ये बहुत ही अच्छा है कि आज के जो मेडिकल स्टाफ है वो भी इससे प्रेरणा लेगा। वहीं सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और इनकी चिकित्सा पद्धति न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर मानी जाती है। और जिस प्रकार की तकनीक इन्होंने उस समय के अंदर बताई और आज तक जो है डॉक्टर्स उस तकनीक से जो है काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक विचार था कि जिस प्रकार से सिविल अस्पताल का निर्माण चल रहा है और यहाँ पर चौराहे पर क्या लगाया जाए, तो इसको देखते हुए सभी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर
महर्षि की मूर्ति लगाई जाए, जिससे कि सभी को प्रेरणा मिले और इसी के चलते आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। एक दिन पहले कोरोना के 2.86 लाख मामले दर्ज करने के बाद कोरोना के मामलों में अब कमी देखने को मिली है। हालांकि बीते 24 घंटों में कोरोना के 2.50 लाख मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 627 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 3,47,443 लोग ठीक भी हुए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में 21,05,611 सक्रिय मामले संक्रमित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। एक दिन पहले देश में 22,02,472 लोग कोरोना से संक्रमित थे। वहीं संक्रमित दर में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को यह 19.59% थी, तो शुक्रवार को यह 15.38% हो चुकी है। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो 5,770 नए मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। वहीं 18 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। हरियाणा में रिकवरी रेट 95% तक पहुंच चुका है। हालांकि कोरोना के मामलों में अब कमी दर्ज की जा रही है। बावजूद इसके कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और लोगों से कोरोना नियमों का पालन सख्ती से करने की हिदायत दी है। ओमिक्रॉन के बाद कोरोना के नए वेरिएंट न्यूकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से एक की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वेरिएंट नया नहीं है। ये कोरोना वेरिएंट मार्स कोव वायरस से जुड़ा हुआ है। इससे पहले 2012 और 2015 में पश्चिम एशियाई देशों में इसके मरीज मिले थे। दक्षिण अफ्रीका में अभी यह न्यूकोव वेरिएंट चमगादड़ के अंदर देखा गया है, पहले पशुओं में देखा गया था। वहीं रूस के वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कहा है कि फिलहाल इस वेरिएंट के इंसानों में फैलने की क्षमता कम है। हमें इसकी क्षमता जोखिम को लेकर जांच करनी चाहिए। ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन ने भी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि RT-PCR टेस्ट भी इसे पकड़ नहीं पा रहा है। ये नया वेरिएंट भारत समेत 40 देशों में दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि ये और भी बाकी देशों में तेजी से फैल सकता है। पंचकुला में आज कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की हुई मौत। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा पंचकुला जिले में 397 तक पहुंच गया है। यह पुष्टि नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने की। उन्होंने आज जानकारी देते हुए बताया कि पंचकुला की कोविड लैब में आज 385 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से 359 लोग ऐसे हैं जो पंचकुला जिले के नागरिक हैं, जिनमें ज्यादातर होम आइसोलेशन में है, जबकि कुछ बुजुर्ग और जिन्हें अन्य बीमारियां भी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार पंचकुला में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जहां कल 3 लोगों की मौत हुई थी, वहीं परसों 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। पंचकुला में अब तक 5,68,378 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद से मैदानी इलाकों में लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर समेत तमाम अलग अलग राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर की कहर से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन बीते दिन से उत्तर भारत में धूप खिलने के बाद से लोगों को ठिठुरन भरी ठंड से हल्की राहत जरूर मिली है। चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अलग अलग राज्यों में खिलखिलाती हुई धूप का आनंद लिया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम साफ रहने की आशंका तो जरूर जताई गई है, लेकिन सुबह और शाम के समय में लोगों को ठंड का कुछ और दिन टॉर्चर सहना पड़ेगा। अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में करीब पिछले 2 महीनों से स्कूल लगातार बंद हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का कहना है कि कोरोना के मामलों में अब कहीं ना कहीं गिरावट नजर आ रही है।
ऐसे में अभिभावकों और आम लोगों से भी स्कूलों को खोलने को लेकर फीडबैक लिए जा रहे हैं। वहीं आगामी 31 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों को खोलने पर निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना की पहली खुराक 100% लग चुकी है। बर्फबारी के बाद जो मुख्य मार्ग है नेशनल हाईवे 305, 05 और 505 उनको बहाल कर दिया गया है। नेशनल हाईवे प्राधिकरण रामपुर मंडल के तहत ये तीनों मार्ग आते हैं। तीनों मार्गों पर मशीनरी लगी हुई है। जो जलोड़ी जोत है वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, लगभग 4 फुट तक की बर्फ़ है, उसको हटाया जा रहा है। नेशनल हाईवे और सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां की गई थी ताकि कोई भी दिक्कत आने पर यातायात सुचारू किया जा सके। मशीनरी लगातार बर्फ़ हटा रही थी। अब ये तीनों मार्ग जो है बहाल कर दिए गए हैं। 305 जो है लूरी से लेकर के जलोड़ी जोत तक जो है बहाल कर दिया गया है। दूसरी ओर 05 है वो जो रामपुर मंडल के तहत आता है वो किंगल से लेकर के क्वारी तक बहाल हो चुका है और 505 क्वारी से जो कल्पा है वो मार्ग भी बहाल कर दिया गया है। इस समय हम मौजूद है समालखा के गांव पट्टी किलाने में, जहां पर वैदिक मंदिर बनाया जा रहा है और एक पुश्तैनी मकान को तोड़ा गया था, जिसमें खुदाई के दौरान लगभग 5 फुट नीचे जो है चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनको जमीन के मालिक ने प्रशासन को सुपुर्द किया है। हालांकि जमीन मालिक ने सिक्कों को लेकर क्लेम किया है। उनका कहना है कि यह सभी जो धन मिला है यहाँ पर यह उनके पूर्वजों का है और उन्हें वापस मिलना चाहिए। वहीं गांव में सिक्के मिलने की सूचना के बाद समालखा के पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है और लोग दूर दराज से इस जमीन को यहाँ पर देखने आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उन्होंने सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर पूरी जानकारी पुरातत्व विभाग को दी है। हालांकि पुरातत्व विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उनको उस समय यहाँ पर कुछ नहीं मिला। और कल जो है मजदूरों को यहाँ पर लगभग 187 सिक्के यहाँ पर मिले थे, जिसके बाद उन्होंने मालिक को सूचना दी और मालिक ने स्थानीय प्रशासन को दी। अब देखना है कि जो मालिक है उनको वो धन मिल पाता है या नहीं, लेकिन चांदी के सिक्के मिलना पूरे समालखा में चर्चा का विषय बना हुआ है। महासंघ के आह्वान पर आज सडोरा बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर HSEB वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि जो सरकार कौशल रोजगार योजना के तहत युवाओं को नौकरी का झांसा देने का काम कर रही है और जो सरकार द्वारा DC रेट पर रखे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, तो यह हमारी हड़ताल 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी तक लगातार 3 दिन तक जारी रहेगी। अगर सरकार फिर भी हमारी मांगों को नहीं मानती तो यह हड़ताल लगातार 30 दिन तक जारी रहेगी। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों को 1 वर्ष में 100 दिन कार्य करने का प्रावधान है, मगर रतिया में यह मजदूरों को 100 दिन मजदूरी नहीं मिल रही, जिसको लेकर मजदूर आए दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी मजदूरों ने रतिया के BDPO कार्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन किया था और स्टेट हाईवे जाम किया था। वहीं आज दूसरे दिन भी सैकड़ों मजदूर BDPO कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि अधिकारी उन्हें जानबूझकर काम नहीं दे रहे, जिसको लेकर परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि काम न मिलने से उनके आगे रोजी रोटी का संकट भी गहरा चुका है। वहीं मजदूर नेताओं ने अधिकारियों पर बड़े घपलेबाजी के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं इस बारे में जब BDPO से बात की गई तो उन्होंने घोटाले के आरोपों को नकारा और कहा कि डिमांड आएगी तो मजदूरों को काम भी दिया जाएगा। मामला काफी पेचीदा बना हुआ है और मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। देर रात से यह धरना जारी है। सीवरेज का पानी इकट्ठा होने से हो रही समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 के सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते की, जहां पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के निवासियों व वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर सांसद तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आपको बता दें, नगर निगम का दायरा बढ़ाकर आसपास के गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद यहां के गांव और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं।
यह गांव नगर निगम में आने के बाद नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही। स्थानीय निवासियों का शिकायत करते हुए कहना है कि सीवरेज का पानी प्लॉट में इकट्ठा हो रहा है, जिसके चलते वह यहाँ मकान भी नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार वह समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात के समय में तो मामला और भी बिगड़ जाता है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि वोट लेते समय तो नेता हाथ जोड़कर सब ध्यान रखते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बाद में दबंगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण आज उस वीडियो को देखकर मिला जिसमें कुछ युवक एक युवक की सरियों से बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 18 का है, जहां ढाबे पर खाना खाने युवक पहुंचे थे और जो घायल युवक है वो भी वहां पर खाना खाने पहुंचा था और मामूली बात पर कहासुनी शुरू हुई और उक्त युवकों ने दबंगई दिखाते हुए ढाबे की तंदूर की रॉड से हमला कर दिया। इतनी बेरहमी से युवक को पीटा गया कि वहां पर मौजूद लोग भी देखकर सकते में आ गए। एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि जो आरोपी युवक है उन पर अन्य मुकदमे भी दर्ज है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि उक्त युवकों ने मात्र दबंगई दिखाने की नीयत से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से बेरहमी से युवक की पिटाई कुछ युवकों ने की है, निश्चित तौर पर फरीदाबाद में अपराधियों के मन में किस कदर जो है खौफ पुलिस का कम होता जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी आज देखने को मिला है और लोग जो है फरीदाबाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनीपत एसटीएफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां सोनीपत पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक बात करें तो आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था और इसको लेकर लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। हालांकि कई स्टेट की पुलिस भी आरोपी के पीछे लगातार दौड़ी हुई थी और लेकिन सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और वहीं दूसरी तरफ बता दें कि आरोपी धोखाधड़ी को लेकर भी कई मामले दर्ज किए गए हैं और टोटल 130 से ज्यादा मामले आरोपी पर दर्ज है। बात करें तो आरोपी ने चाइना से मशीन मंगाई थी और बैंक एटीएम के क्लोन तैयार कर एटीएम से पैसे निकालने का भी काम लगातार करता रहा है। हालांकि एक बड़ा शातिर अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। जहरीली शराब कांड में अब तक जो है 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 17 तारीख को ये सारा वाकया घटा था, जिस पर पुलिस एकदम से एक्टिव मोड में आई। 72 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। जगह जगह पर छापेमारी की गई, जिसके अंतर्गत अब तक जो है पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पहले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें 26 तारीख तक जो था रिमांड पर भेजा गया था। उसके बाद 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 29 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया। और अगर पिछले कल की बात करें तो पिछले कल भी पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। एक को जो था वो मनी माजरा से पकड़ा गया और दूसरा जो व्यक्ति था उसे बद्दी से पकड़ा गया। उन दोनों लोगों को जो भी आज कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 31 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया गया।